हे एवरीवन, अगर आप बिजनेस वर्ल्ड से थोड़े से भी फेमिलियर हो, अगर आप थोड़ा सा भी मैनेजमेंट के बारे में जानते हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बिजनेसेस में हमारे पास बहुत सारे केपीआईज होते हैं, केआरएस होते हैं और बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं, जिसके बेस पे हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं कि हमारे बिजनेस का ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट और ईच एंड एवरी एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है। और उसको ट्रैक करके हम एक्टिव डिसीजन ले पाते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाते हैं कि कहाँ हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। बट वॉट अबाउट आवर लाइफ, हम अपने लाइफ को कैसे ट्रैक करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स काम नहीं आती है, कोई भी केआरएस और केपीआईस काम नहीं आती है। पर फिर हम अपनी लाइफ की जो हैप्पीनेस है उसको कैसे ट्रैक करें, उसको कैसे मेजर करें। सो ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कमिंग फ्रॉम अ मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो मुझे ऑलवेज एक्साइट करती है कि मैं मैनेजमेंट की केस स्टडीज को देखूं, बिजनेसेस कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं, वो कैसे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं और उसके बेस पे वो अल्टीमेटली विन करते हैं। यूजुअली ये देखा जाता है कि जब भी हम अपने कॉलेज में होते हैं, जब तक हम बैचलर होते हैं, तब तक हमारी लाइफ ऑलमोस्ट सही चल रही होती है, ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, इतनी टेंशन नहीं होती है हमारे पास, हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही होती है। पर जैसे ही जब हमारा कॉलेज खत्म होता है, जब हम ग्रेजुएट होते हैं, जब हम एक्चुअल लाइफ में एंटर करते हैं, जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में एंटर करते हैं, तो सडनली हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा करियर प्रेशर होता है, हमारे रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। सो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके एक ऑथर है यूएस के जो क्लेटन क्रिस्टेंसन है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। एंड ऑथर का यहाँ पे ये मानना है कि जो थ्योरीज हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं, जो प्रैक्टिस हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं, वो केस स्टडीज बेसिकली हमारे लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। सो बेसिकली ऑथर का इस बुक में फोकस ये है कि बिजनेसेस की जो केस स्टडीज हैं, जो थ्योरीज हैं, वो हम कैसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम अपने लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में लीड कर सकते हैं और वेल प्लान कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम इसी केस स्टडीज के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे बिजनेस वर्ल्ड के बारे में, जो हमारी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताती हैं और कैसे हम उनको वाइजली यूज करके, उनके लेसन को यूज करके अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्लेटन क्रिस्टेंसन इस बुक को एक बहुत बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम सब लोग अपने लाइफ से हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस, एंड दैट इज हाउ टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस इन आवर करियर। करियर में हम जो भी चीजें कर रहे हैं, मे बी हम किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉय होंगे, या फिर हम बिजनेस वर्ल्ड में होंगे, या फिर हमारा कुछ फ्रीलांसिंग का काम होगा, जो भी हमारा करियर पाथ है, उसमें हम एक ट्रू हैप्पीनेस को कैसे फाइंड आउट करें कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो हमारे पैशन के साथ अलाइन है और हमें हैप्पीनेस भी मिल रही है उस चीज को करने में। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, बेसिकली 85% ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं इंडिया में, वो अनहैप्पीनेस फेस करते हैं अपनी लाइफ में। सो बेसिकली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ऑथर यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करते हैं, जिसके लिए वो एक थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, या फिर इसको टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं। सो ये थ्योरी बोलती है कि हमारे वर्क प्लेस पे टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं बेटर परफॉर्म करने के लिए। उसमें से जो पहला फैक्टर होता है वो होता है हाइजीन फैक्टर, जो बेसिकली एक एम्प्लॉय अपने वर्क प्लेस से एक्सपेक्ट करता है कि ये सारी चीजें तो यहाँ पे होनी ही चाहिए। लाइक एक अच्छा वर्क कल्चर हो गया, एक अच्छी सैलरी हो गई, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो गया काम करने के लिए, कंपनी की पॉलिसी हो गई अच्छी खासी। तो ये सारी चीजें होती है हाइजीन फैक्टर, जो एक एम्प्लॉय अपने वर्क प्लेस से एक्सपेक्ट करता है। वहीं पे दूसरी फैक्टर होते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर। ये एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली एक एम्प्लॉय को प्रॉम्प्ट करता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे और अपना बेस्ट एफर्ट डाले अपने काम में। सो बेसिकली इसके जो एग्जांपल्स है वो हो सकता है अचीवमेंट, कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अपने स्किल्स को यूज करने के लिए आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। सो ये सारी चीजें होती है मोटिवेटिंग फैक्टर। सो बेसिकली यहाँ पे ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि अगर आपको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने वर्क प्लेस में मोटिवेटिंग फैक्टर्स को ढूंढना पड़ेगा। सो ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि जब भी हम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तो हमारा ज्यादा से ज्यादा जो फोकस होता है वो होता है कि कितनी जल्दी हमें प्लेसमेंट मिल जाए और हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाए, हम अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। सो बेसिकली इस चक्कर में क्या होता है कि हम ऐसे जॉब को सेलेक्ट कर लेते हैं जो या तो हमें सबसे ज्यादा पैसा दे रहा होता है या फिर हमें एक स्टेटस दे रहा होता है। हम ब्रांड नेम के पीछे चले जाते हैं कि ये बड़ी कंपनी है
तो यहाँ पे मेरा एक स्टेटस बन जाएगा। सो इस टाइप ऑफ थिंकिंग को यहाँ पे क्लेटन क्रिस्टियनसन चैलेंज करते हैं और वो बोलते हैं कि आपको सबसे पहले जो भी आप जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी करियर परस्यू कर रहे हो, तो सबसे पहले उसमें आपको हाइजीन फैक्टर को ढूंढना चाहिए। क्या आपकी उसमें ग्रोथ हो रही है, क्या आपको वो करने में मोटिवेशन आ रहा है, और ये सारी चीजें जब आप हाइजीन फैक्टर पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो हैप्पीनेस होगी वो अल्टीमेटली 10x हो जाएगी आपके करियर के साथ। जब भी हम बिजनेस में स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसमें से पहली स्ट्रैटेजी होती है जिसको बोलते हैं डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी, और वहीं पे जो दूसरी स्ट्रैटेजी होती है उसको बोलते हैं इमरजेंट स्ट्रैटेजी। अब ये क्या होता है? डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी बेसिकली वो स्ट्रैटेजी होती है जो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लान करते हो। आप एक पाथ बनाते हो कि हम इस पाथ पे चलेंगे तो मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। दैट इज योर डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी, कि आपने इंटेंशनली उसको प्लान किया है परस्यू करने के लिए। ऑन द अदर हैंड यू हैव इमरजेंट स्ट्रैटेजी। इमरजेंट स्ट्रैटेजी प्लान नहीं होती है, आपने इसके बारे में सोचा नहीं होता है, बट सडनली आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या फिर कहीं से आपको कोई आइडिया मिल जाता है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, तो वो होती है आपको इमरजेंट स्ट्रैटेजी। अब इसको एक केस स्टडी से समझते हैं, और ये केस स्टडी बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही इंसाइटफुल है। सो बेसिकली ये केस स्टडी आती है वन ऑफ द ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, दैट इज होंडा मोटर्स। जैसा कि आपको पता होगा, होंडा एक जापानीज कंपनी है जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, मोटरसाइकिल्स बनाती है और व्हीकल्स बनाती है। अब 1950s में उनको यूएस मार्केट में एंटर करना था, यूएस मार्केट में अपने मोटरसाइकिल्स को बेचने थे, और उस टाइम पे उनके जो मोटरसाइकिल्स होते थे वो 500 सीसी टू 700 सीसी के होते थे। और यूएस मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके ऑलरेडी जो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं वो बैठे हुए थे यूएस मार्केट में। ऑलरेडी उनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर था यूएस मार्केट का, लाइक हार्ले डेविडसन हो गया, और भी अमेरिकन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर देम टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। अब उन्होंने किसी भी तरीके से यूएस मार्केट में एंटर तो कर गए, उन्होंने अपना एंटर कर लिया, बट दे वर नॉट एबल टू सेल देयर मोटरसाइकिल्स। वो वहाँ पे अपना सेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी उनके कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे अच्छे खासे मार्केट शेयर के साथ थे, और जो कस्टमर ट्रस्ट होता है वो भी उनके अमेरिकन ब्रांड्स के साथ थे, तो वो लोग उसको भी विन नहीं कर पा रहे थे। उसके साथ उनके साथ जो दूसरा प्रॉब्लम था कि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे यूएस मार्केट में। लाइक अगर आपको होंडा की कोई मोटरसाइकिल आपने ले रखी है और उसको कोई सर्विस की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको होंडा को वो सबमिट करना पड़ता था। देन दे टूक इट टू जापान, वो पहले जापान भेजते थे, उसको सर्विस करवाते थे वहां पे, और फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स में लाके आपको देते थे। सो यहाँ पे जो बिजनेस टू वैल्यू है, जो सर्विसिंग टाइम है, वो बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो खुद के सर्विस सेंटर खोल पाए यूएस के अंदर। सो ये तो बड़े बड़े चैलेंजेस थे जो होंडा मोटर्स को उस टाइम पे यूएस मार्केट में सस्टेन करने के लिए सॉल्व करने की जरूरत थी। बट यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। अब होंडा मोटर्स के जो एम्प्लॉयज थे वो बेसिकली एक सुपर कब्स, जो छोटे छोटे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे होंगे उस टाइप के उनके सुपर कब्स होते थे उस टाइम पे, वो बेसिकली यूज करते थे एक शोरूम से दूसरे शोरूम में ट्रैवल करने के लिए, अपना सामान वगैरह पहुंचाने के लिए, इन चीजों के लिए। तो बेसिकली वो जो सुपर कब्स थी वो बहुत इजी टू नेविगेट थी, वो ट्रैफिक में भी चल जाती थी, छोटी छोटी गलियों में भी कहीं भी आप उसको चला सकते थे। एक दिन होंडा की एक एम्प्लॉय, तो वो जो सुपर कप बाइक होती है उसको फ्रस्ट्रेशन में अपने काम से बोर होके वो उस बाइक को लेके एक हिली एरिया में निकल जाता है घूमने के लिए। वहीं पे यूएस का कोई एक पर्सन होता है जो उस बाइक को देखता है और वो काफी ज्यादा फैसिनेट हो जाता है, काफी ज्यादा मोटिवेट होता है कि मुझे भी ये बाइक चाहिए, मैं भी ये बाइक खरीदूं, और वो फिर उससे बात करता है। तो वो एम्प्लॉय उस टाइम पे रेडी नहीं होता है क्योंकि होंडा में उस टाइम पे उनका कोई प्लान नहीं होता है उन सुपर कप्स को बेचने का। सो बेसिकली वो अपने इंटरनल पर्पस के लिए उस बाइक को यूज करते रहते हैं। सो वो इतना ज्यादा वो उसको एंटरटेन नहीं करता है। पर धीरे धीरे जब एक बज़वर्ड क्रिएट होता है उस बाइक के अराउंड, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, हिली एरिया में भी आप उसको इजीली नेविगेट कर सकते हो, तो वहाँ पे एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट हो जाती है बाइक को अनइंटेंशनली। सो बेसिकली बहुत ज्यादा बज़वर्ड उस टाइम पे क्रिएट हो जाता है और यूएस के लोग उस पर्टिकुलर बाइक की डिमांड करने लगते हैं कि और जितने भी आपको शोरूम्स हैं वो डिमांड करने लगते हैं कि हमें भी शोरूम में ये बाइक चाहिए बेचने के लिए। सो बेसिकली होंडा यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और फिर वो बोलता है कि हमारी बड़ी बाइक्स तो नहीं बिक रही हैं यूएस मार्केट में, चलो इसी को कैपिटलाइज करते हैं और इन्हीं छोटे बाइक्स को बेच बेच के पैसा निकालते हैं, फिर बड़े बाइक्स के लिए हम अपने सर्विस सेंटर खोलेंगे यहाँ पे और फिर उसको बेचेंगे। तो ये होती है इमरजेंट स्ट्रैटेजी और डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी।
उनकी डेलिब्रेट स्ट्रेटजी ये थी कि अपने बड़े बड़े बाइक्स लाओ, यूएस मार्केट में सस्ते दामों पे बेच दो, बट वो अनफॉर्चुनेटली उनका फेल हो गया। और ये थी इमरजेंट स्ट्रेटजी जो बेसिकली उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था, बट एकदम अनइंटेंशनली सडनली उनके वे में आई थी। सो बेसिकली यहाँ पे जो क्लेटन क्रिस्टेंसन है वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने डेलिब्रेट स्ट्रेटजी पे फिक्सेटेड नहीं रहना है, उसी पे अड़े नहीं रहना है कि नहीं जब मैं करूँगा यही करूँगा। आपको हमेशा अपने इमरजेंट स्ट्रैटेजी को भी लुकआउट करना चाहिए कि कहाँ से मुझे कोई इमरजेंट स्ट्रैटेजी मिल जाए ताकि मैं दूसरे वे से सेम गोल को अचीव कर पाऊँ। And that is the main point of Clayton Christensen. Your life ROI comes from love and connection, not from LinkedIn accolades. So basically ये स्टेटमेंट है क्लेटन क्रिस्टेंसन का इस बुक में, जहाँ पे वो हाईलाइट करते हैं हमें कैसे रिलेशनशिप्स और हमारे जो अचीवमेंट्स है उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। जब भी हम यंग होते हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, इनिशियल ईयर ऑफ आवर करियर, हम ये फोकस करते हैं कि हमारी जो इनिशियल ईयर्स है उस पर हम बेसिकली अचीवमेंट्स पे फोकस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेते हैं, सैलरी हाइक ले लेते हैं, कॉर्पोरेट में अच्छा ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद हम अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस कर लेंगे, उसके बाद हम अपने लव्ड वंस पे फोकस कर लेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। बट ऑथर यहाँ पे स्ट्रांगली इस जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस टाइप के थॉट्स हैं, उसको बेसिकली चैलेंज करते हैं। वो बोलते हैं कि यू डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर रिलेशनशिप्स जस्ट टू गेट अचीवमेंट्स, जस्ट टू अचीव थिंग्स इन योर करियर। सो इस टॉपिक को कवर करने के लिए आगे हम एक केस स्टडी का यूज करेंगे, और ये केस स्टडी आती है इंटेल कंपनी से। 1970s में इंटेल ग्लोबल लीडर था चिप मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, बट वहाँ पे उनके पास एक चैलेंज उन्होंने फेस किया। एंड द चैलेंज वाज कि सडनली उनके जो प्रॉफिट्स थे वो डिक्लाइन होने लगे थे, क्योंकि उनके जो जापानीज कॉम्पिटिटर्स थे लाइक तोशिबा एंड अदर जो कंपनीज थी वो सेम मेमोरी चिप को कम प्राइस में सेल कर देते थे। सो बेसिकली इसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट था, उनका जो रिवेन्यू था, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लगा था। अब उनके जो सीईओज थे उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था कि कंपनी को किसी भी तरीके से रिवाइव करना है। अगर ये चलता रहा तो इंटेल विल नो लॉन्गर बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। सो बेसिकली ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था उनके पास। फिर उनके जो सीईओज थे उनके पास उन्होंने एक क्वेश्चन सोचा कि अगर आज मुझे इस कंपनी से रिमूव कर दिया जाता है, मुझे ले ऑफ कर दिया जाता है, हम लोग जो नया सीईओ आएगा इस कंपनी में वो इस सिचुएशन को कैसे देखेगा और वो कहाँ से स्टार्ट करेगा। फिर उनके पास एक आइडिया आया कि क्यों ना हम मेमोरी चिप जो है इसको छोड़ के बेसिकली हम एक पिवट करें, अपने बिजनेस को न्यू डायरेक्शन में ले जाएं और हम बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने लगे जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग पावर होगी उसको इन्हांस करेगी। तो बेसिकली फिर उन्होंने ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की और उन्होंने उनका जो मेमोरी चिप का बिजनेस था उनको कम्प्लीटली इग्नोर करके उन्होंने जो इतने सारे इन्वेस्टमेंट किए थे, इतने सालों का उन्होंने एफर्ट डाला था उस बिजनेस में, उन सब को लेके उन्होंने फिर माइक्रो प्रोसेसर बनाना स्टार्ट किया जो कि अल्टीमेटली एक फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग भी था उस टाइम पे। तो ऑथर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हाईलाइट करते हैं जो हम और आप अपनी लाइफ में यूजुअली फेस करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये थिंकिंग प्रोसेस होता है कि अगर हमने किसी चीज़ में, किसी करियर में या फिर किसी भी चीज़ में अपना इतना ज़्यादा या फिर पैसा लगाया है या फिर टाइम लगाया है, इतना ज़्यादा मेहनत किया है, तो उसको हमें सक्सेसफुल बना के ही रहना है, उसको किसी भी तरीके से सक्सेसफुल बनाना है। एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। क्लेटन क्रिस्टेंसन यहाँ पे बोलते हैं इंटेल के केस स्टडी के थ्रू कि जैसे इंटेल ने अपने बिजनेस को पिवोट किया, जो उनको लगा कि फ्यूचर में क्या वर्क कर सकता है उसके साथ उन्होंने अपना स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया। उसी तरीके से आपको भी एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर माय फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है, और फिर उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है, ना कि इमोशनल होके कि मैंने अपना इतना सारा पैसा इसमें लगा दिया या फिर इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया है मैंने, इसको इजीली कैसे जानने दो, इसके बेस पे नहीं। योर स्ट्रैटेजी इज नॉट व्हाट यू से इट इज। सो बेसिकली यहाँ पे क्लेटन क्रिस्टेंसन फोकस करते हैं हमारे रिसोर्सेज पे, हमारे टैलेंट पे, हमारी एनर्जी पे। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ये 3 मेजर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हमारा टाइम, हमारा एनर्जी और हमारा रिसोर्स है। सो बेसिकली यहाँ पे जो क्लेटन क्रिस्टेंसन है, जो ऑथर है, वो बेसिकली हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको राइट डायरेक्शन में कैसे पुट करना है, कैसे यूज करना है, उस पर फोकस करते हैं। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, इस टॉपिक पे फोकस करने के लिए क्लेटन क्रिस्टेंसन आगे एक केस स्टडी प्रेजेंट करते हैं जो कि नोकिया कंपनी से आती है, नोकिया वर्सेस एप्पल। सो बेसिकली आपको पता होगा जब 90s का दौर था तो उस टाइम पे नोकिया वर्ल्ड लीडर था मोबाइल फोन कंपनी में, उनके फोन काफी चलते थे।
बट जैसे ही 2000 की बारी आई, 2000 के बाद नोकिया का सडन डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को उस तरीके से फॉर्मुलेट नहीं किया और वो स्मार्टफोन की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाए टाइम रहते हुए। सो बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी उनके साथ, वो थी उनके रिसोर्सेज के साथ। उनके पास रिसोर्सेज था, सब कुछ था, टाइम, एनर्जी, टैलेंट सब कुछ था, बट उन्होंने उसको सही राइट डायरेक्शन में यूज नहीं किया था। और इसकी वजह से उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे लाइक एप्पल, ओप्पो, वीवो एंड ऑल, इन सब ने उसको उनको टेक ओवर कर दिया, उनके मार्केट जो शेयर थे उसको कैप्चर कर लिया। सो इस केस स्टडी के थ्रू क्लेटन क्रिस्टेंसन हमारी लाइफ के बारे में भी सेम चीज बताते हैं कि हम अपने गोल्स प्लान तैयार करते हैं, हम गोल्स सेट करते हैं कि हम ये अचीव करना है, बट जब हम अपने लाइफ में क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने डेली के एक्शंस को, डेली के हैबिट्स को देखते हैं, तो वो दूर दूर तक उन गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लेटन क्रिस्टेंसन बोलते हैं कि आपका जो टैलेंट है, आपकी जो एनर्जी है और टाइम है, इन दोनों के साथ आपको बहुत ज्यादा इंटेंशनल होना है। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपका जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है, वो कहाँ पे जा रही है और क्या वो मीनिंगफुल है आपके फ्यूचर सेल्फ के। तो इसी के साथ क्लेटन क्रिस्टेंसन हमें बेसिकली हमारे जो लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स हैं, लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स हैं, उस पर फोकस करने के लिए बोलते हैं, रेदर देन फाइंडिंग शॉर्टकट्स की जल्दी से जल्दी हमें पैसा कैसे मिल जाए या जल्दी से जल्दी हम करियर कैसे बनाते हैं। हमें लॉन्ग टर्म जो हमारी इनिशिएटिव्स हैं, हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उस पर वो फोकस करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे हमारे रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। तो ये कुछ केस स्टडीज थी जो मैंने इस बुक से बताई है, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। एंड आई होप ये जो केस स्टडीज हैं आपको ये हेल्प करी होंगी ये जानने में कि कैसे ये जो केस स्टडीज है आपके लाइफ के साथ अलाइन होती है, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है, सिचुएशंस होती है, उसको कैसे हाईलाइट करती है और आप कैसे यूज कर सकते हो बिजनेस की स्ट्रेटजीज को अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ को न्यू डायरेक्शन में लीड कर पाओ और सही से डिसीजन ले पाओ। एंड इसमें बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है बिजनेस की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ, अगर नहीं भी है फिर भी यू शुड रीड दिस बुक वंस, और आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगी अपनी लाइफ के बारे में और आपकी ओवरऑल जनरल जो नॉलेज है बिजनेस के बारे में वो भी इंक्रीज होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, एंड शेयर करो वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको आप अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।